अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, बहुत बहुत खुश आमदीद डेंटल बैठक के एक और सेशन के अंदर। आज का सेशन बड़ा ही यूनिक सेशन है क्योंकि हमने सोचा कि आज कल आप भी यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे कि डिफरेंट पॉडकास्टर्स बैठे हुए हैं, आपस में गपशप लगा रहे हैं। हमें पॉडकास्टर बनने का बहुत शौक़ हुआ तो हमने भी सोचा कि हम भी पॉडकास्टिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें पहले पहले मेहमान नहीं मिले और हमारा इसमें एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है अभी। तो हमने सोचा क्यों ना आज पॉडकास्टिंग जो है वो हम आपस में ही शुरू करते हैं। तो हमारे जो पहले और बड़े फॉरमोस्ट मेहमान हैं वो डॉक्टर अहमद रहीम है। डॉक्टर अहमद रहीम जो है वो मेरे सामने विराजमान है पूरे अपने जोशो खरोश के साथ। अपनी पहली पॉडकास्ट में, इनके लिए भी पहली पॉडकास्ट है, मी एज एन एंकर भी ये पहली पॉडकास्ट होगी। होप यू एंजॉय द पॉडकास्ट। लेट्स स्टार्ट ओवर इंशाल्लाह और देखते हैं कि हम इसमें से क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। डॉक्टर अहमद रहीम, लेट्स स्टार्ट विद यू। आप बताइए कि आपका अभी तक जो सबसे पहले तो ये बताया ना कि आपने डेंटल बैठक बनाई क्यों थी। मतलब आप, अब मैं ये रादर ऐसे पूछना चाहिए कि हम दोनों ने डेंटल बैठक क्यों बनाई थी। हम दोनों ने मतलब मैं कल बनाई थी दाल। ठीक है, ये हमारा एक वो समझ लीजिए कि जैसे ब्रेन चाइल्ड है हम दोनों का ही। और डॉक्टर नुमान भी इसमें बाद में उनकी भी शिरकतदारी बीच में हमने डाली ताकि उनको भी हम बीच में मदोल सके। तो इसका मेन हमारा इसका मोटिव क्या था आपके नज़दीक, क्या था, फिर मैं भी बीच में ऐड इन कर। आपका सवाल ऐसा था इतनी बुरी चाय बनाई क्यों आपने? नहीं सर, ये इसलिए थोड़ा सा स्टार्ट लिया था कि हमने सोचा कि लोग ना काफ़ी हमारे डेंटिस्ट्री में काफ़ी एक किस्म का जो है ना अजीब सा कंटेंट दे रहे थे, मतलब जिसमें नाच गाना करके पेशेंट को वो करना और वो करना। बहुत से लोग ऑफेंड होंगे इस चीज़ से, लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, और मेरा नहीं ख्याल कि मैं ऐसे डॉक्टर के पास जाऊंगा जो किसी इंस्टाग्राम की रील पे या शॉर्ट्स की रील पे नाच रहा होगा। ठीक है, आई होप सो वो मैं तो उसके पास नहीं एटलीस्ट जाऊँगा, मैं उसको सीरियस नहीं कंसिडर करूँगा। तो मेरा भी अगर ठीक है, आजकल का ज़माना सोशल मीडिया का है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा कंटेंट हो जिससे सबको फायदा हो और थोड़ी ग्रेस भी मेंटेन रहे। तो जिसकी वजह से डेंटल बैठक ज़हन में आई और आपके साथ आपने मुझे कहा कि हाँ भाई क्या करना है, कुछ ऐसा कुछ सोचो डिफरेंट। तो उस टाइम अचानक ये ज़हन में आया कि कुछ मेरा ज़रा माइंडसेट, तो मुझे ज़रा क्रिकेट पसंद है, तो उसमें आजकल लोग देख भी रहे होंगे कि बहुत से ऐसे चैनल में 5-6 लोग बैठे हुए हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं, लाइव मैच कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। तो बिहाइंड द जो है ना मेरे सीन्स या माइंड, तो मेरा तो वो था कि वो उस कॉन्सेप्ट को लाएं डेंटिस्ट्री में, कि हम दो डेंटिस्ट्री में लाइव हम मरीज होते हुए तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये कि 4-5 लोग बैठे हैं, डेंटिस्ट बैठे हैं, और क्योंकि डेंटिस्ट भी आम लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, दे आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, लोगों को हमारी लाइटर साइड भी पता लगे। हम सिर्फ उनके साथ एक साइंटिफिक बातें करते हुए नजर आए हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता लगे हम भी इंसान हैं। हम भी इंसान हैं। मेरा शायद इसके साथ आपके साथ मैं बिल्कुल इसके ऊपर आई विल एग्री विद यू कि हमारे पास अभी तक इस तरह का कोई कंटेंट, ना तो क्रिएटर इस तरह का कोई काम कर रहे थे, ना ही हमारे पास इस तरह का कोई ऐसा वेन्यू था जिसको हम पहले से लॉन्च हुआ, जिसको हम रीलॉन्च कर सकते या उसका हिस्सा बन सकते। तो हम, मेरे लिहाज से मेरे ज़हन में जो था इसका ये था कि हम एक ब्रिज वर्क बने, जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको आपस में ब्रिज अप करें, आपस में एक्सपीरियंसेस शेयर करें, आपस में कम्युनिकेट करें और एक जिसको कहते हैं ना कि डेंटल फ्रेटर्निटी को इवॉल्व करें। इसमें सर थोड़ा सा वही आपकी बात, इसमें देखें बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमारी जो डेंटिस्ट्री वर्ल्ड में या ओवरऑल मेडिकल वर्ल्ड में एक मसाइल हैं, जिनको हम शायद बड़े फोरम्स पे या कॉन्फ्रेंसेस पे या क्लासरूम्स में या लाइव एक दूसरे के सामने नहीं डिस्कस कर सकते। तो हमने कहा इस मेरा भी और आपका भी जहन इस तरफ यही था कि बहुत सी हमारी कमियां कोताहियां हैं, वो हम शायद हंसी मजाक में कन्वे कर लें, शायद उससे इस्लाह हो जाए। बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप यू आर टू एम्बैरेस्ड टू आस्क अबाउट कि अच्छा जी, आप मिसाल के तौर पे मैं अब ये कहूँगा कि ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मुझे यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाई, जो कि मुझे ओवर द टाइम सीखनी पड़ी और आपको भी इसी तरह से सीखनी पड़ी। उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने पीयर से ही सीखने को मिली हैं। अब हमें हमेशा यही याद रहता था कि हम लोग आपस में बैठ के बात किया करते थे कि फ़लाँ केस ऐसे हुआ है और उसमें ये पंगा पड़ गया। तो ये शायद मेरे जहन में भी यही मोटिव था, आपके जहन में भी यही मोटिव था कि हम लोग को इस तरह का ब्रिजिंग बनाएं ताकि हम आपस में बातचीत कर सकें। जैसे यही ना, आप जैसे भी बात करें, आपसे हमने सीखा,
ठीक है, आपने अपने सीनियर से सीखा। अब मुझे जो एक चीज़, वन ऑफ द ये भी रीज़न था, मैंने बहुत चीज़ें नोटिस की इस चीज़ की शायद, क्योंकि मैं जब से मैं ग्रेजुएट हुआ मुझे तकरीबन हो गए होंगे 12 साल। ठीक है, उस दौरान मेरे हाथ से 10 से 11 बैचेस निकल गए हाथ से गए होंगे। कुछ मेरे से जूनियर भी थे जो मेरे साथ ही कर रहे थे। अच्छा, अब मैंने नोटिस किया, आप जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे उनको चीज़ें सिखाई कि आप बड़े एक उसके सेल्फलेसली सिखाते हैं ना, कि यार ये नहीं करते कि यार इसको मैं सिखाऊंगा मुझे कुछ मिल जाएगा। नहीं, आप कहते यार मेरे कॉलेज का बच्चा है, मैं कल को अच्छा करेगा, मेरी इज्जत है। अब आई हैव नोटिस, और भी लोगों ने चीज़ें नोटिस की मुझे तक दी, मैंने फिर पर्सनली भी थोड़ा गौर करना शुरू किया। कहते जी बच्चा सीख जाता है हमसे, फिर 2-3 साल बाद जब कुछ बड़ी चीज़ बनना शुरू होता है ना, या तो प्राइवेट प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा, या FCPS MDS में एडमिशन मिल जाएगा, तो वो उसी सीनियर को ऐसे मिलेगा जैसे तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो। अब मैं इस चीज़ में मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं मैग्नेटोफिजिकल सर्जरी का ट्रेनिंग रहा हूँ, मैंने ट्रेनिंग की है। मैं इस टाइम एस्पायरेंट टू पेपर दे रहा हूँ, पार्ट 2 का देना मैंने। तो उसमें उस दौरान एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसे कहते हैं सर्जिकल एक्सट्रैक्शन या इम्पैक्ट ऑफ थर्ड मोलर, इम्पैक्शन कहते हैं। मैंने डॉक्टर आहत से सीखी। डॉक्टर आहत इज नॉट अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि वो प्रोसीजर, मैं वहाँ पर मेरी ड्यूटी लग गई एज अ PG मंसूरा में। तो वो डॉक्टर आहत के पास में गया, मैंने कहा सर जी मेरा तो ट्रेनिंग का पहला साल है, उससे पहले कभी किसी ने सिखाई नहीं। हाँ, थोड़ा सा ट्रेनिंग में थोड़ा सा ना मामलात होते हैं टॉक्सिक। आप पूछने जाओ ना, हमारी खास तौर पे ना ओवरऑल ही, मतलब एक जो जब आप पोस्ट ग्रेड क्लिनिकल ट्रेनिंग में आते हैं ना, तो थोड़ी सी ना टॉक्सिसिटी होती है, पूछते हुए डर लगता है। वो कंसीडर करते हैं कि तुसी पैदा होंदे ही कम सीख के आना सी ना, भाई हम सीखने आए हैं ना, सिखाओ। तो हमें नहीं कुछ बड़ों ने सिखाया था, हमें डॉक्टर आहत हमारे वैसे बड़े थे। मैं कहा सर जी मैं सीखना चाहता हूँ, ये उन्होंने मुझे सिखाया। और मैंने फिर इनसे अब भी मैं उनको कहता था, मैं जब मैं पास हूँगा अपनी कॉन्वोकेशन पे कहूँगा कि मैंने इनसे सीखी थी। अरे फंस जाएंगे, मैनू भी फंसाओगे, आप भी फंसोगे यार। क्या नहीं सर, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं। मैं अब कल को कहूँगी जी अब मैं कुछ बन गया हूँ और मैं आपको कहूँगा आप कौन है, ये गलत बात है। ये नहीं, ये कुछ ये भी एक चीज़ें इस तरह की छोटी छोटी और भी चीज़ें जो हम डेंटल बैठक के थ्रू लोगों को सिखाना चाहते हैं। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने के पीछे कोई शर्म नहीं होती। आप सीखना चाहते हैं, आप चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में हो, आप ज़रूर सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखिए। और कोई भी आपको सिखा सकता है। आई ऑलवेज से कि आपको बेस्ट ऑफ लेसन्स वो लोग सिखा के जाते हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी में कोई कई दफ़ा वलदखल भी कोई नहीं होता, राह चलते सिखा जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक नॉलेज और उसके बाद उसको उसी तरह से इनकॉर्पोरेट करें। मैं तो यही चाहता हूँ कि जिसने एक लफ्ज़ भी सिखाया है ना, सारी ज़िंदगी आप उसके कर्जदार हैं और रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो हाँ, हम आपके हैं। नहीं मैं आगे बहुत सारे लोगों का हूँ। मुझे ये ऐसी चीजें जो आगे ट्रांसफर होती रहनी चाहिए। ये वो असल में यही वो फैज जिसे कहते हैं ना, कि ये वो फैज है जो मुसलसल आगे चलता रहता है। कौन सा वो गिफ्ट है? नहीं ये फैज अहमद फैज वाला भी नहीं है और ना दूसरे वाले का नाम नहीं लेना। ये वो गिफ्ट है दैट कीप्स ऑन गिविंग। तो नॉलेज इज ऑलवेज लाइक दैट। अगर आप उसको बांटेंगे तो हमेशा वो बढ़ता है और आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। अच्छा, कमिंग बैक टू यू एंड योर डेंटिस्ट्री एंड हाउ डिड यू गेट इनटू डेंटिस्ट्री? आपने डेंटिस्ट बनने का सोचा क्यों? सर अच्छा, क्यों सोचा? अच्छा सर, आपको शर्म नहीं मुझे डेंटिस्ट ही बन गया। वो असल में बनना तो मैं MBBS चाहता था। अच्छा। नहीं, वैसे बनना मैं डॉक्टर चाहता था नहीं बचपन में, मतलब 8वीं 9वीं तक मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। तब ऐसी सेहत थी भी नहीं, आई वॉज वेरी एथलेटिक। तो ये तो डॉक्टरी ने कुछ ज़्यादा ही कर दी है। तो मैं बनना वो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली मेरी फैमिली में दो ही काम किए लोगों ने, या सरकारी नौकरी की सिविल सर्विस में, या फिर डॉक्टरी की, वो भी MBBS। तो बस ये था कि या तो उसमें जाना है या उसमें जाना है, और ये था कि डॉक्टरी करके सिविल सर्विस में चले जाना। हाँ, ये भी बहुत सारे लोगों का। तो अब जब हम मैट्रिक में आए थे, वाज वेरी गुड, तब तक मैं अच्छा स्टूडेंट था। मैंने बड़ा अच्छे मार्क्स लिए, 1 नंबर से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से रह गया, और फिर FC कॉलेज में दाखिला हुआ। वो भी घर में काफ़ी बेइज्जती सी महसूस की हुई, क्योंकि मैं आई वॉज द ओनली वन जो फॉर्मनाइट था, बाकी सारे रावियंस थे या कनेडा कॉलेज वाले थे। तो बड़ी बेइज्जती हुई कि नालायक पैदा हो गया। तो रिकॉर्ड हमने यहाँ से तोड़ना शुरू किया। अच्छा। फिर उसके बाद FSC आई, तो FSC में कोशिश की कि ले सके नंबर। थोड़े से अपना भी कसूर था कि मैट्रिक के नंबरों का इतना नशा था कि वो FSC के पहले साल में जो है ना, वो कुछ महीने तक उतरा नहीं, तो पहला साल ही
तेरा मार्क्स थोड़े से कम हो गए, तो कवर किया सेकंड ईयर में। तो उसके बाद फिर जब एंटी टेस्ट दिया तब हमने बस मार्क्स मेरे एंटी टेस्ट के अच्छे थे, लेकिन एफएससी में इतने अच्छे नहीं थे कि मतलब मिड 800 में थे। तो उसमें फिर गवर्नमेंट में तो नहीं आ सकता था किसी भी हिसाब से, तो मैंने प्राइवेट में मोस्टली जगह पे अप्लाई नहीं किया हुआ था। तो उस चक्कर में अब वालिद साहब को मेरे था कि रिपीट नहीं करना, मैं तुम पे कुछ पैसे खर्च दूंगा लेकिन रिपीट वाला टैग नहीं लगने दूंगा तुम पे। तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने आपको पुश किया। उन्होंने कहा वो तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में अब सिर्फ दाखिले रह गए थे, और वो भी बीडीएस में। तो फिर मैंने कहा जी ठीक है जी, फिर बीडीएस के डॉक्टर तो दोनों ही होते। मेरी आगे पीछे खानदान में दूर दूर तक डेंटिस्ट कोई नहीं था, मुझे तो थर्ड ईयर तक नहीं पता था आरसीटी होती क्या है। तो याद है इनका वाइवा हो रहा था डॉक्टर अहमद का, और इन्होंने आके कहा कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं जो आज तक हमने देखी नहीं। तो मैंने कहा क्या पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा ये देखिए, ये उन्होंने लिखा है यहाँ पे, ये बर्ब दैट वाज बेसिकली बार ब्रोचेस। ये देखी नहीं हमने। मैं कहा यार ये होती है ना, टेंशन लो, दीज आर बार ब्रोचेस। मैं इतना भागी हुआ उससे, मैंने ऑपरेटिव रखी नहीं फिर। मैं कहा ये नहीं करना मैंने। दो पहला जो हाउस जॉब के बाद जो पहली नौकरी लगी मेरी एज अ डेमोन्स्ट्रेटर, वो ऑपरेटिव में ही लगी। मतलब किस्मत हैज इट्स ओन आयरनीज कि आपको उसी जगह पे लेके आते हैं जहाँ पे। तो सर बस फिर वहाँ पर हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आ गए, वहाँ हम मिल गए। आप लोग सीनियर थे, मैं वाज इन फर्स्ट ईयर, यू वर इन फाइनल ईयर। फिर इस तरह डॉक्टर सुहेब जो हमारे काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं वो थे, नुमान तारिक वाज माय क्लास फेलो। फिर करते 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 आज यहाँ तक पहुँच गए, अल्हम्दुलिल्लाह। बट व्हाट डू यू थिंक, डू यू एवर रिग्रेट बीइंग अ पार्ट ऑफ द डेंटल कम्युनिटी? और चलो उसकी तरफ भी बाद में आते हैं कि डेंटिस्ट्री करते वक्त आपको कोई रिग्रेट था या अभी है? नहीं सर, ऐसा तो मुझे बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं था। लोग कहना कि जी मैं बाय फोर्स आया ये क्या, हाँ मैं बाय चॉइस नहीं आया था। माय फर्स्ट चॉइस वाज मतलब एमबीबीएस, और उसमें भी मुझे था कि मैं कार्डियक सर्जन बनूं। ठीक है, तो वो नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैं बीडीएस, ऑब्वियसली दैट वाज सेकंड ऑप्शन। मैं हमारे घर में एक टैबू था, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो शायद मैं रिपीट करता तो मे बी मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कर लेता। वाज अ गुड स्टूडेंट, इतना बुरा नहीं था, मैं एवरेज था, अच्छा था। तो उसमें क्या कहते हैं, लेकिन मुझे फिर डेंटिस्ट्री ली, और मुझे जब मैं आया इस फील्ड में तो मुझे लगा कि यार एमबीबीएस वालों से माजरत, डेंटिस्ट्री वाज मोर ग्रेसफुल फील्ड देन द। मेरे घर में सारे एमबीबीएस वाले हैं। मुझे अभी मेरी बीवी एमबीबीएस है, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, अभी मार देगी मुझे, लेकिन हाँ पड़ जाएगी मुझे। लेकिन मैं ये मुझे लगा कि इट इज़ मोर ग्रेसफुल। और ऑब्वियसली लोग कहते हैं कि हाँ आजकल के हालात के अकॉर्डिंग थोड़ी पेइंग नहीं है, लेकिन यंग एज में अगर आप थोड़ा सा कुछ अपना कर सकते हो ना, एमबीबीएस में नहीं कर सकते, लेकिन बीडीएस में आप अपना भी शुरू करें तो कुछ 4 से 5 साल, जब हम कर रहे थे तो कहा जाता था 5 साल लगेंगे सेटल हो जाओगे। अब मैं कहूँगा नए बच्चे के 10-12 साल लगेंगे, लेकिन यू विल गेट सेटल्ड इवेंचुअली। सब्र वाला काम है, लेकिन इससे अच्छा काम नहीं। अगर आपको पसंद है तो नो डाउट आपको ये करना चाहिए। तो उसमें आगे मैंने फिर अपनी एमबीबीएस वाला जो मेरा कीड़ा था वो मैंने फिर मैक्सिलोफेशियल में आ गया। वो भी उसकी भी सर 2 रीज़न, एक यही थी कि मैं एक खुद मुझे सर्जन बनने का शौक भी था। दूसरा मेरे जो ताया थे वो मतलब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनकी स्पाइन की बिल्कुल C2 C3 फ्रैक्चर हो गया, वी वाज पैरालाइज्ड। तो जब एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जब उनको ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पाइनल सर्जन देखने आते थे और पूरा ख़ानदान उनके पीछे पीछे होता था, तो अब जब उनकी ट्रेकोस्टमी हुई रही 1.5-2 महीने बाद जब वो खुली, तो मुझे एक दिन बुला के थे, मैं उनका इकलौता भतीजा हूँ। अच्छा। तो उनको था कि मुझे फर्स्ट ईयर से कहते डॉक्टर, तो मुझे कहते मुझे बुला के कहते बोला जा नहीं रहा था, कहते यार कोई ऐसा काम तुम कर सकते हो कि जैसे आज ही सारा इनके पीछे फिर रहे हैं, तो कल को तुम भी किसी के ऐसे ही काम आओ, ऐसे मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे भी लोग तुम्हें ऐसे दुआएं दें, ऐसे दुआएं। मैं फिर सोच देर में आगे डेंटिस्ट्री में तो फिर एक ही चीज़ है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। बस तब फाइनल कर लिया कि यही करना। तो वो फिर फौत होकर देख नहीं सके मुझे, वो मुझे रिग्रेट सारी ज़िंदगी रहेगा कि मुझे मतलब इस फील्ड में आता देख नहीं पाए, लेकिन ये मोस्टली जो मैं उनके लिए आया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको रहमत करे इंशाल्लाह।
अच्छा, एक और जो सवाल मेरे अभी ज़हन में आ रहा था ना, वही मैं कहने लगा था कि डू यू थिंक कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ना और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ना और उसके आउटकम्स क्या अब के हालात के मुताबिक बहुत डिफरेंट है? सर इस टॉपिक पे मेरी ना सारी ज़िंदगी बड़ी लड़ाई रही है और मैंने बड़ा फेस किया है इस चीज़ को, क्योंकि मेरे अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी फैमिली में भी वी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मेरे फ्रेंड सर्कल में फैमिली में सरकारी से पढ़े लोग भी हैं, फिर आई वाज द फर्स्ट वन जो यहाँ पे भी रिकॉर्ड तोड़ा कि प्राइवेट में भी आया। तो एक बड़ा टैबू था जब मैंने प्राइवेट में एडमिशन लिया, मुझे जब मैंने प्राइवेट में तो कि जी पैसे ज़ाया कर रहा है, पैसे लगवा दिए, मतलब आप लम से एमबीए कर लें, सॉरी मैंने नाम ले लिया कॉलेज का, तो आप हमें अब वो कोलैबोरेट कर सकते हैं मतलब वो आप पैसे दे के एमबीए कर सकते हैं, लेकिन पैसे थोड़े खर्च के आप बीडीएस एमबीबीएस करना ना हमारे मुल्क में टैबू कंसीडर होता था, अब कम हो गया। उस जमाने में तो बहुत था, ये मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, आप हमसे भी पहले, तो आपने तो और बड़ा एक, हाँ जी, हमने तो काफी एक स्टीरियोटाइप तोड़ा। हाँ, स्टीरियोटाइप लो, हमने तो कहते हैं ना तंगड़ी तोड़ डाली सर बस प्राइवेट के तो अंदर वो प्राइवेट और गवर्नमेंट में सर फर्क एज सच हमारे, मैं जिस कॉलेज से और हम जिस कॉलेज में थे, तो उसमें तो ऑब्वियसली वही लोग थे रिटायर होके आ जाते थे गवर्नमेंट में, जो और बहुत क्रीम थी जो फैकल्टी की जो आई, तो मुझे तो ऐसा डिफरेंस फील नहीं हुआ, क्योंकि हम कहते होते थे कि जो हमारा सरकारी जो डेंटल कॉलेज है जी जी पाकिस्तान सब डी माउंट इंसिडेंट, जी जी डी माउंट, तो हम कहते थे यूएल को अभी भी, मतलब हम अपने कॉलेज में कहते हैं वो छोटा डी माउंट है प्राइवेट का, क्योंकि वही माहौल, वही सब कुछ, वही रोले, वही इनफैक्ट रश। हमारे बहुत सारे जो मेंटोर्स थे जो कि वो डीमॉन्ट के थे। हाँ, तो समझ ले हमने सीखा ही उनसे, उन्हीं के साय में। इवन हमारे शायद वो प्लानर्स इतने अच्छे थे उस कॉलेज के, अल्लाह उनको और जिंदगी दे, और बल्कि कुछ तो फौत हो गए ना, तारिक ज़ुमान साहब जैसे, और डॉक्टर बुखारी साहब हैं, वो अभी भी माशाल्लाह कर रहे हैं। तो इन लोगों ने, मैडम आयमा हैं, डॉक्टर आयमा ने सारा कम्युनिटी का सारा प्लान किया, फिर मुगीज़ बेग साहब, असलम शेख साहब, सब ने, इन्होंने प्लान ही इस तरह किया कि कॉलेज में इन्होंने मरीज लाने में, और इन्होंने ये नहीं किया कि हमने पैसे कमाने कॉलेज से, इनका ये होता था कि नहीं यार, नंबर ऑफ पेशेंट फुटफॉल ज़्यादा हो, मेरे बच्चे सीखें। उसका ये नतीजा हुआ कि मैंने जब ट्रेनिंग मैंने वहाँ से की, मैक्सिलोफेशियल की, एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर पर डे सिर्फ सर्जरी की ओपीडी उस कॉलेज की 100 थी दिन की, जो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आप गवर्नमेंट में तो इससे ज़्यादा ही होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके मुकाबले में बाद में मतलब वहाँ 300-400 होगी, इधर 100 थी, बहुत होता है। तो हमेशा इतना कभी महसूस नहीं हुआ कि कोई गवर्नमेंट में थे या प्राइवेट। हाँ, बाद में हुआ कि ट्रेनिंग लेते हुए, क्योंकि CIP आ गई, तो फिर मैंने 3 साल बड़ा सफ़र किया कि ट्रेनिंग नहीं मिल रही, क्योंकि मेरे हाउस जॉब प्राइवेट की थी और फलां ब्ला ब्ला जो भी थे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो टॉप के 5-6 डेंटल कॉलेजेस हैं लाहौर के, उनमें और गवर्नमेंट के किसी डेंटल कॉलेज में कोई खास फ़र्क है, उनके ग्रेजुएट्स में भी कोई खास फ़र्क। हाँ, जब लोअर टियर के B-C-D कैटेगरी अब हैं, PMD, हाँ वाज़ेह फ़र्क है, बहुत फ़र्क है गवर्नमेंट वालों का। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रेनिंग में, FCPS की ट्रेनिंग में, खास तौर पर मैक्सिलोफेशियल में, गवर्नमेंट और प्राइवेट का कोई मुकाबला नहीं। गवर्नमेंट इज़ वे अहेड, क्योंकि जितना काम हो, जितना वेरिएशन की बात है, प्राइवेट में इतना मरीज में इमरजेंसी नहीं आती हमारे पास, वो नहीं आती, फ़ौरन मरीज़ हमारे पास आएगा। मैक्सिलोफेशियल तो है इमरजेंसी मोस्टली, और कैंसर का भी पेशेंट जो है वो बड़ा महंगा होता है उसकी सर्जरियाँ करने। तो थैंक्स टू जो हमारे गवर्नमेंट के कार्ड्स वगैरह थे, जो उनकी वजह से हमें थोड़े मौके मिल गए कि हमने काफ़ी हाथ खोल लिए। लेकिन ये कि उसमें कोई मुकाबला नहीं गवर्नमेंट इज़ वे अहेड। अब वेरिएशन ऑलवेज occurs बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स। डेफिनेटली जब हम बात करें गवर्नमेंट और प्राइवेट की, तो प्राइवेट में ऑब्वियसली जो इकोनॉमिकल पार्ट है उसका, वो डेफिनेटली एक हिंड्रेंस बनता है न्यू पेशेंट्स के अराइवल के लिए भी, और मैसेज ऑफ द पेशेंट रिपोर्ट करने के लिए। सर लकी थे ना कि हमारे कॉलेज वालों ने इसका फोकस थे। अब मैंने बहुत से, अब ऑब्वियसली अब थोड़ा ज़रा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जानना शुरू हो गए। हमारे टाइम शायद इतना लकीली थैंकफुल हैं हम कि वो इस तरफ सोचते नहीं थे। अब आपने बात की ना कि 100 के करीब OPD थी। जब मेरी हाउस जॉब थी तो हमारी जो टोटल OPD थी वो अराउंड 25-27 होती थी।
इमेजिन। और उसके बाद जैसे जैसे वो, क्योंकि मेरे तो आंखों के सामने डेवलप हुआ ना, तो हम लोग डॉक्टर आयमा के साथ भी मेरा कोलैबोरेशन बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट आई वाज द very first, I think, the person who got into community dentistry as a demonstrator in University of Lahore. तो वो उसके बाद से जो है वो हमने पूरा वो डेवलप किया, पूरा सिस्टम डेवलप होता 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 जो इन्फ्लक्स आया बहुत सारे पेशेंट्स का, वो इट वाज अ कंजॉइंट एफर्ट, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी, हम भी, और सारे एक वो जो कहते हैं ना, एक टीम की तरह हमने काम किया। और बहुत सारे और यही इसी वजह से फ्री पेशेंट होता था, आई रिमेंबर। अब वो 27 की ओपीडी से 100 तक की ओपीडी लाना, फिर अपॉइंटमेंट्स का, और फिर सारा मामला, इट वाज अ जॉइंट एफर्ट। इसमें काफ़ी सारा हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो डेफिनेटली इट वाज हैट्स ऑफ टू दोज गाइज जिन्होंने इतना ज़्यादा वक्त भी दिया और अपनी कोशिशें भी इसमें डाली। दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, कमिंग टू द रियल लाइफ डेंटिस्ट्री, जैसे अब आप इस वक्त अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और अपने प्राइवेट प्रैक्टिस पे पेशेंट भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि आपको यूनिवर्सिटीज़ में या आपके करिकुलम में कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको सिखाई जानी चाहिए थी फॉर प्राइवेट प्रैक्टिस, जो कि नहीं सिखाएगी या होनी चाहिए? मेरे ख्याल से सर इतने ज़्यादा सब्जेक्ट जहाँ पे पढ़ा रहे थे, थोड़ा सा मैनेजमेंट साइंसेस भी पढ़ा देते, बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि एक अचानक से शौक लगता है कि आप जब हाउस जॉब करके निकलते हैं ना, आपकी कोई मेंटालिटी होती है डॉक्टर वाली कि मैं बैठा हूँगा, अचानक मरीज आने शुरू हो जाएंगे और बस डॉक्टर साहब लगे हुए हैं धड़ाधड़ काम कर। ऐसा होता नहीं, फिर मरीज आपको खुद लाने पड़ते हैं, उसके लिए यू नीड अ मार्केट। फिर आप एकदम अचानक ना आपको शौक लगता है, यार मैं तो दुकानदार बन गया हूँ। मतलब मेरे साथ शुरू में होता था कि मेरे साथ कोई मरीज, मैंने क्लिनिक खोला 2014 में, तो मैंने वही एटीट्यूड, एक हाउस ऑफिसर वाला एटीट्यूड है, चल बीबी बैठ जा। मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस में ये एटीट्यूड नहीं होता, या चल भाई, इवन दैट एटीट्यूड जो होता है थोड़ा सा पब्लिक हॉस्पिटल वाले में होता है, हमने वही गलतियां की हुई हैं। तो उसमें हमें एक तो पेशेंट डीलिंग नहीं सिखाई गई प्राइवेटली। हमारा कॉलेज स्टिल एक कराता था, हम थोड़े से शायद बेहतर थे, क्योंकि हमें एक महीने का ना, एक जिसमें आपने भी लोगों को बाद में करवाई ट्रेनिंग, कि एक महीने में प्राइवेट सेटअप, जो अपने कॉलेज का एक प्राइवेट सेटअप का एरिया था, वहाँ पे एचओस भेजे जाते थे। तो वहाँ से थोड़ा बहुत लर्निंग हो गई थी कि प्राइवेट प्रैक्टिस में डील कैसे करना, लेकिन फिर भी वो भी थोड़ा पब्लिक ही था। तो लेकिन जो एग्जैक्ट प्राइवेट है, जिसमें आपकी हर चीज़ स्टेक पे, इज्जत, आपके स्किल्स की इज्जत, आपकी मॉनेटरी ही मामलात, कि आपने पैसे पकड़ के जब आपने काम कर रहे हो ना, उसका स्ट्रेस बहुत बड़ा होता है। फिर वो आपको ऐसे कंसीडर करते हैं कि आपको उन्होंने ख़रीद लिया, आप फिर भाग नहीं सकते। तो वो एक ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम है, लेकिन वो है कि विद टाइम ये चीज़ें हमारे करिकुलम का हिस्सा होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो हमें बाद में बच्चा नहीं कर रहा भाई, वो काम ये काम कर रहा है। मोस्टली 70% ऑफ द डेंटिस्ट आर डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस। तो उनको सिखाओ ना भाई, आप रख लो, आप बिहेवियर साइंस पढ़ा रहे हो, आप ठीक है, तो आप एक मैनेजमेंटल साइंसेस का सब्जेक्ट भी रख लो। तो मालिक जहाँ इतना खर्चा हो रहा है तो थोड़ा सा और कर लो। हाँ, तो ये ज़रूर होना चाहिए, ताकि वहाँ पर बच्चे को पता चले कि भाई टैक्सेस वालों को कैसे डील करना है, हेल्थ कमीशन को कैसे डील करना है, आपने अपने टेक्नीशियन को कैसे डील करना है, आपकी चीज़ें ख़राब होगी कैसे, मटीरियल कितना बाय करना है, कब करना है, कितनी आपके पास इन्वेंट्री मौजूद होनी चाहिए, कब आपकी जब ख़त्म हो गई तो आपको लेना है, ठीक है, कहाँ से लेना है, कहाँ से सस्ता मिलता है। मतलब दो ये तो एक्सपीरियंस के साथ आता है, आपको करिकुलम में सिखाएंगे तो नहीं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ें जो आपको इसके ऊपर वर्कशॉप्स हो सकती हैं, इसको सीरियसली लिया जा सकता है, क्योंकि 70% तो लोग यही कर रहे हैं ना, यही कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस शाइन ही वहाँ पे करती है, स्किल वहीं पे शाइन करता है जो आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस है। एट द एंड ऑफ द डे अब जिस तरह के हमारे यहाँ जो नौकरियों के हालात हैं, जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट्स के जैसे जैसे सैचुरेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो हमारे न्यू ग्रेजुएट्स हैं उनको कन्वर्ट करें टुवर्ड प्राइवेट प्रैक्टिस। क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि जी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्वैकरी है, बहुत ज़्यादा क्वैकरी है, बहुत ज़्यादा क्वैकरी है। अगर मैं बात करूँ ना कि अगर मिसाल के तौर पे लेट से किसी एरिया के अंदर एक पेशेंट को ज़्यादा एक्सेसिबल है कि वो किसी क्वैक के पास जा सकता है, बशर्ते कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी हो, अगर तो डेंटिस्ट की अगर तो है ही नहीं वहाँ पर डेंटिस्ट, तो सीधी सीधी ये तो इक्वेशन ही ख़त्म होगी ना। लेकिन अगर वहाँ पे डेंटिस्ट है भी लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है और उसके पास 5 क्वैक्स अवेलेबल हैं,
तो ऑटोमेटिकली यू आर आउट ऑफ द इक्वेशन। तो जब तक हम अपने नए ग्रेजुएट्स को शायद इस तरह प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ नहीं लाएंगे तब तक ये क्वैकरी 100% खत्म नहीं हो सकता। यार सर क्वैकरी को आपका मुकाबला इसलिए भी नहीं कर सकते कि आपने, जैसे हमने पीएचसी वाले शो में भी बात की थी कि आपने क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल और ये सारी चीज़ों को मैनेज करना है, उस पर खर्चा आता है, क्वैक ने नहीं करना। क्वैक ने तो नहीं। ठीक है, क्वैक की वहीं कॉस्ट कम हो जाती है। आप सपोज 10 रुपये का काम कर रहे हैं, आपको भी लोग कहते होंगे कि हमारी या मेरी आपकी क्लिनिक की विसिनिटी सेम है और उस विसिनिटी में एक ऐसा एरिया लगता है जो कैकों की जन्नत है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आप भी उसको सफ़र करते हैं, मैं भी करता हूँ। मतलब जो काम हम 10 रुपये में कर रहे हैं वो काम वो 2 रुपये में कर रहा है। कैसे कर रहा है? इसी तरह से ना उसने स्टेलाइजेशन करनी है, ना उसने धोना है, तो या ना उसने कुछ नई चीज़, उसने वही चीज़ें यूज्ड आपको लगानी है। उसने 2 रुपये में काम करके 8 रुपये का आपको हेपेटाइटिस भी दे देना है। बात वही है नहीं, फिर खर्चे करते रहोगे तो बाद में लोग इस तरफ नहीं सोच रहे ना। लेकिन एक ये भी है कि खाली मेरा शायद, ये आप इससे एग्री करें या नहीं करें, शायद जो हमें क्वैक्स को एक दफ़ा इस नज़र से ज़रूर देखना चाहिए कि क्वैक्स ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके ज़रिए से उनके पास पेशेंट इन्फ्लक्स है। एक तो चलें ये है कि मॉनेटरी गेन एक पेशेंट को नज़र आता है कि पैसे यहाँ पर कम लग रहे हैं, दैट थिंग अपार्ट, ये एक स्पेसिफिक जिसको कहते हैं डेमोग्राफिक है जहाँ जो कि सिर्फ इस वजह से जाती है कि वहाँ पे पैसे कम लगे। कुछ ऐसी डेमोग्राफी है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वैक्स के पास इसलिए जाता है कि क्वैक उनको डील बहुत अच्छा करते हैं। हम लोगों ने मतलब अब आई थिंक यू एग्री विद मी कि अगर हम क्वैक्स को सिर्फ इस वजह से, इसी चीज़ को सामने रखते हुए उनको स्टडी करें ना कि वो किस तरह से पेशेंट को डील करते हैं, यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। Just in case of communication skills, because I'm not saying कि अगली वीडियो में मुझे पकड़ के मुदोलना शुरू कर देंगे, नहीं जी आप कह रहे हैं कि क्वैक्स को प्रमोट कर रहे हैं कि सीखे जाके, नहीं, I'm just talking about मुआज़ समझो ज़माना आपके पास आ जाए। मुआज़ बुरी बात, ऐसे नहीं करना। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को तो देखें, वो कितने अच्छे तरीके से पेशेंट को, मैं ये बिल्कुल भी अगेन मैं इसको कह रहा हूँ कि आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, आई एम नॉट सेइंग कि आप उनको उसी तरह से चलें, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि वो जिस तरह से डील करते हैं पेशेंट को ना, उस तरह से आपको भी डील करना आना चाहिए, बिकॉज देयर स्किल इज़ इन देयर टंग, द वे दे कम्युनिकेट। सर उसमें भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। 30% मेरा जो मुझे लगता है, आई बैग अ पार्डन के मैं इस चीज़ में आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है ज़ुबान 30% मैटर करती है, नो डाउट करती होगी। लेकिन सर जिस तरह वो डीलिंग करते हैं, क्योंकि देखें सर लोग इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे, डॉक्टर बनने के बाद आपका एक ना थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाता है। आप शायद वो अब एक मतलब एक फैमिली, मतलब यंग बच्चा ना, मतलब खास तौर पर अब नई जनरेशन तो खास तौर पे, तो मतलब इनसे बैठ के अगर वो नहीं, वो अपने माँ बाप की स्टोरी नहीं सुनते बैठ के। ठीक है, वो मरीज़ की बैठ के क्यों सुनेंगे कि मेरी सास ने ये कर दिया और ये फलाना, हम थोड़े से ज़रा इसमें हमें सुननी पड़ती हैं विद टाइम। अब बहुत से मरीज़ हैं आगे पूरे घर की कहानी सुनाएंगे, यू हैव टू लिसन। आप मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, मेरे साथ डॉक्टर ज़ीरक काम करते रहे और उनके वालिद साहब के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं अपने वहाँ के रहने वाले उसके लोगों से लिखते। ही इज़ सच अ फेमस पर्सनैलिटी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको मज़ीद इसी तरह से आगे कायम दायम भी रखे और उनके काम में और बरकत भी डाले। ही कनेक्ट्स विद द पेशेंट्स टू अ सर्टेन लेवल कि पेशेंट बिकम्स 100% कमिटेड टू हिम, कि वो उन्हीं से ही इलाज करवाता है। और वो इस वजह से इलाज करवाता है कि जब भी हम इलाज की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि इट्स समथिंग डू विद द बॉडी एंड वो जिसको कहते हैं ना WHO की जो डेफिनेशन है कि इट्स नॉट द एब्सेंस ऑफ मेरेली द डिजीज़। तो वो जो एक पूरा हम होलिस्टिक मेडिसिन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमें एटलीस्ट काउंसलिंग और साइकोलॉजिकली आपको ठीक है। हाँ, साइकोलॉजिकली अगर आप पेशेंट को रिलेटेबल हो जाएं या उसके साथ कनेक्ट कर जाएं तो ट्रस्ट मी बहुत सारा मामला जो है ना वो ऐसे ही मेरे वालिद साहब भी ये कहते हैं डॉक्टर चंगी तरह गल कर लेना, डॉक्टर इफ ही टॉक्स वेल विद यू तो आप खुद ही ठीक हो जाते हैं। मरीज जो है वो गूगल करके आता है, ठीक है, और वो आगे कहते हैं जनाब RCT कर दे मेरी, भाई तेरी फिलिंग होने वाली, एंड आई एम द डॉक्टर, आई हैव टू डिसाइड कि तुम्हारा क्या होने वाला क्या नहीं, ठीक है ना। तो वो कई ऐसे होते हैं, कई मतलब अजीब से, मतलब आप दिन में हर तरह के बंदे से मिल रहे हो, एंड ऑफ द डे शायद आप उस मेंटल स्टेटस में घर से कोई ऐसी कॉल आ गई है कि जो आपको थोड़ी स्ट्रेसफुल हो गई है, या कहीं से भी और से कॉल आ गई है
तो आपका मूड उस तरह का नहीं है, उससे गलती आपकी, इससे गुस्ताखी हो ही जाती है कई दफ़ा। तो अगर डॉक्टर को भी इंसान समझ के दरगुजर कर दिया जाए तो मेहरबानी है। हाँ, बट इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट हमारे मुआशरे के अंदर डॉक्टर को दरगुजर नहीं मिलता। थैंकलेस जॉब है ना। हाँ, थैंकलेस जॉब तो है। मतलब गलत हो जाए तो सब मारने आ जाएंगे, अगर आपने काम कर दिया अच्छा तो वो ये तो तेरा काम है। ये तो आपका काम था जनाब, ये तो आपका जिम्मे था, अगर आपने नहीं करना तो और किसने करना। अब तो डॉक्टर भी कोई नहीं कहता है ना, या हॉस्पिटल में जाए तो लेडी डॉक्टर्स को लोग है सिस्टर, मतलब अब तो ये सिस्टम हो गया, तो ऐसी बातें सुनने के बाद ज़हन उड़े ना तो फिर क्या करे बंदा। चले जी, ये हमारा आज का सेशन जो है वो इख्तिताम पजीर करते हैं यहाँ पर। उम्मीद है आपने कुछ बताने में और हम मेरे कुछ पूछने में थोड़ी बहुत जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई होंगी वो हमारे पायलट प्रोजेक्ट हाँ, था ये एक पायलट प्रोसेस था, एक पायलट प्रोजेक्ट था। उम्मीद है आप उनको भी दरगुजर करेंगे, जैसे कि आपने अभी बात की थी कि डॉक्टर्स को दरगुजर करना चाहिए। तो ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि क्या आपको ये पॉडकास्ट सिस्टम अच्छा लगा, क्या हमें इस तरह के और पॉडकास्ट करने चाहिए। और डेफिनेटली अगर हम इस तरह से आगे लेके चलेंगे तो वी विल ऐड इन मोर प्रोफेशनल्स, डेंटल प्रोफेशनल्स इन दिस पॉडकास्ट, टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेंटिस्ट्री और पेशेंट सेंटर्ड भी इंशाल्लाह। सो सी यू सून इंशाल्लाह, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा अपने मुंसलिक लोगों का ख्याल रखिए, और हमें इजाज़त दीजिए, हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।